ओके हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर फिलहाल आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 16 और आज के 16 लेक्चर पे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज डायजीन। ओके, तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारे कुछ ही लेक्चर बचे हुए, जैसे आज हम लोग डायजीन पे डिस्कशन लेंगे, सिमिलरली हम लोग ट्राइजीन टेट्राजीन वगैरह पे डिस्कशन लेंगे। तो अब हमारे 4-5 ही लेक्चर रहने वाले हैं और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। ओके, तो देखो आज के 16 लेक्चर पे आपने क्या पढ़ना है, बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है, डेफिनेटली क्लियर आएगा, आप जस्ट सुनिएगा, ठीक है। तो देखो आज के 16 लेक्चर पे टॉपिक बनता है आपका डायजीन, और आपको पता है ये टॉपिक किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, एक टाइप की 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स विद 2 और मोर हेट्रोएटम, यानी कि हम पढ़ रहे थे कि अब हमारे पास एक 6 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होती है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वो रिंग में जो आपकी हेट्रो एटम है वो जरूरी नहीं है कि एक ही हेट्रो एटम होगा, एक से ज्यादा हेट्रो एटम भी हो सकते हैं। तो डायजीन में आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे पता चलेगा वो मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी, अभी जिस इतना सुनिए कि आज का जो हमारे लेक्चर नंबर 16 है इस पे हम बात करने वाले हैं डायजीन पे। और हम कैसे डिस्कशन लेंगे आपको पता है, जैसे आपके सिलेबस पे क्या दिया होता है, इसकी रिएक्शन एंड सिंथेसिस। बट रिएक्शन एंड सिंथेसिस पे हम डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि डायजीन होता क्या है, पहले हम उसको समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तब हम लोग जाके क्या सीखेंगे कि डायजीन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और क्या इनकी रिएक्शंस रहती है। तो सिंथेसिस एंड रिएक्शन से पहले हमने क्या करना है, बेसिक डायजीन पे डिस्कशन लेना है, देन उसके बाद जाके हम इसके सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पे बात करेंगे। ओके, अब देखो डायजीन के क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं, तो हम जो सिंथेसिस देखेंगे, जो रिएक्शंस देखेंगे, वो सारे फॉर्म को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म हमने डिस्कस कर ली बाकी को छोड़ दिया। ओके, ऐसा नहीं करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करें लेक्चर को। तो बहुत आसान लेक्चर है, ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस करना है, तो डेफिनेटली क्लियर भी आएगा, आप जस्ट सुनिएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। तो देखिए ना, लेक्चर हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली समझते हैं डायजीन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं, देन हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ना, अगर आप इसका नाम ही देखेंगे, जैसे लास्ट के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला आप उनके नाम को तोड़ो, आप उनकी वर्ड की मीनिंग निकालेंगे तो आपको आपका कंपाउंड खुद ब खुद मिल जाएगा। वही चीज आपने यहाँ करनी है। यहाँ पे आपका कंपाउंड है डायजीन, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको पता है एक बनेगा डाई, एक बनेगा एजाइंस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई? तो आप सभी को नोन है डाई मतलब क्या होता है, सब बोलेंगे डाई मतलब होता है दो होता है, ठीक है। और एजाइंस मतलब क्या होता है, एजाइंस मतलब क्या होता है, देखिए एजाइन मतलब यहाँ पे आपको एजा ग्रुप की बात कर रखी है, ठीक है, एजा ग्रुप की बात कर रखी है। और एजा ग्रुप मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। तो आपको ये चीज जैसे पहले से नोन है कि एजिन्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर, चलिए ठीक है। तो देखो ना, लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली समझते हैं डायजीन्स होते क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं, देन जाके हम इसकी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं कि डायजीन पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इनका स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, कैसे बनाएंगे, इसको कैसे समझेंगे। तो देखो इतना तो आपको नोन है कि डायजीन क्या है, एक टाइप का 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें क्या है, हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब सिंपल सी बात है, कितने हेट्रोएटम प्रेजेंट होंगे, कौन से हेट्रोएटम प्रेजेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो ना, आप अगर इसके नाम को तोड़ेंगे, जैसे हम लोग लास्ट के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था आप अपने कंपाउंड को नाम को तोड़ो, आपको जो मीनिंग निकलेगी उसी के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सेम चीज आप यहाँ करेंगे। आपको पता है डाई एजिन्स लिखा है, तो आपको पता है डाई मतलब होता है दो, और एजिन में क्या है, ये एजा है, एजिन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एजा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एजा मतलब क्या होता है, आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एजा हम कौन से हेट्रोसाइक्लिक हेट्रो एटम को कहते हैं, नाइट्रोजन को कहते हैं। यानी कि ये आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि आपके पास एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो है, और आपको ये चीज भी नोन होनी चाहिए कि ये जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक हम पढ़ रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि जिसमें अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आपने देखो एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एक,
ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है। तो देखो ना, लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं कि ये जो डायजीन है ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। देन हम लोग हमारे पर्टिकुलर टॉपिक सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पे बात करेंगे। ओके तो देखो ना, सबसे पहले बात करते हैं डायजीन होता क्या है। तो ये चीज तो आपको पहले से नोन होगी कि डायजीन क्या है, एक टाइप का 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें आपका कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। अब कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है और कितने हेटेरो एटम प्रेजेंट है, बिकॉज हम 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो या फिर दो से ज्यादा हेटेरो एटम्स की भी बात कर रहे हैं। तो कितने हेटेरो एटम प्रेजेंट है, कौन सी प्रेजेंट है और कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वर्ड को तोड़ना होगा। जैसे हम लास्ट से कर रहे हैं, हम हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नाम है उसे तोड़ है। जैसे बेंजो पारेलियम सॉल्ट है, तो मैंने बोला बेंजो हटाओ और पारेलियम सॉल्ट हटाओ। तो आपको पता है पारेलियम सॉल्ट कुछ है, बेंजो मतलब बेंजीन है, तो उनको अगर आप जोड़ रहे हो तो क्या बन जा रहा है, बेंजो पारेलियम सॉल्ट। कंबाइन ही तो कर रहे हो। तो वही चीज है, आप पहले इसे तोड़ोगे। आपको पता है ये क्या है, डायजीन है। आपको पता होता है डाई मतलब होता है दो, और एजीन में आपको क्या बताया गया है, एजा ग्रुप के बारे में बताया गया है। ये एजिन कहां से आया है, एजा ग्रुप से आया है। और आपको पता है एजा हम किसके लिए बोलते हैं, एजा हम बोलते हैं जब हम लोग नाइट्रोजन को एज अ हेटेरो एटम यूज करते हैं। तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डायजीन है ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में जो हेटेरो एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है। और कितने हैं वो भी बताना चाह रहा है, बिकॉज आगे डाई लगा है, इट मीन ये दिखाना चाह रहा है कि नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। अब साथ ही साथ अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो हमें ये चीज तो नोन है कि डायजीन एक टाइप का 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो मैंने क्या करी, एक 6 मेंबर्ड की रिंग बनाई, ठीक है। और ये भी आपको नोन होना चाहिए कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं वो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो मैंने इनमें क्या लगाया, अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड भी लगाया। इतनी चीज तो क्लियर आई। अब हमसे बोला है कि ये जो आप बना रहे हैं 6 मेंबर, देखो अभी मैंने हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं बनाई है, मैंने एक 6 मेंबर्ड की रिंग बनाई है जिसमें अनसैचुरेशन है, जो बनी आपकी बेंजीन। अब हमने इस 6 मेंबर्ड की रिंग को 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करना है। और वो रिंग किसकी होनी चाहिए, डायजीन। यानी कि डायजीन आपसे बोलता है कि आपको इसमें क्या लगाने होंगे, दो हेटेरो एटम लगाने होंगे, और वो दोनों हेटेरो एटम किसके होंगे, नाइट्रोजन यानी कि एजा के होंगे, तब बनेगा ये डाई एजा। इतनी चीज क्लियर आई। अब दो हेटेरो एटम यानी कि दो नाइट्रोजन आप लगाएंगे कहाँ, उसके बेसिस पे आपके पास इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि डायजीन के आपको तीन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो देखो सपोज कीजिए मैंने एक नाइट्रोजन एटम, एक एजा ग्रुप को यहाँ लगाया और दूसरे एजा ग्रुप को कहाँ लगा दिया, इसके इस पोजीशन में लगा दिया। क्लियर हुआ। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बना, डायजीन का बना। क्लियर। अब जरूरी तो नहीं है कि नाइट्रोजन यहीं पे हो। देखो ये अगर इसको मैं पहली पोजीशन कंसिडर करते हुए चलूं, ये फर्स्ट अगर मेरी पोजीशन इससे स्टार्ट कर देती हूँ, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन में है, ऑर्थो पोजीशन में। ओके। अब यहां भी लगाओगे तो भी ये ऑर्थो पोजीशन में है, तो मैंने एक ही जगह लगाया यानी कि इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना आपका, डायजीन का कौन सा प्रोडक्ट बना, ऑर्थो प्रोडक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइट्रोजन को उठा के मैं कहाँ लगा दूं, इस पोजीशन में। क्लियर। तो अब ये क्या बना, ये भी तो बन सकता है, ये बन गया आपका मेटा प्रोडक्ट, यानी कि ये भी आपका एक स्ट्रक्चर बन सकता है डायजीन का। तो हमने दो स्ट्रक्चर्स देख लिए, अभी मैं नीचे डिस्कस कराऊंगी इनका नाम क्या रहता है, कॉमन नेम क्या रहता है, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि आप नाइट्रोजन को यहाँ ना लगा के कहाँ लगा दें, इस पोजीशन में। तो और तो बना, मेटा बना, अब हमारा एक पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो हमको क्या है, आपके डायजीन से ही, डायजीन में आपके नाइट्रोजन एटम, दो नाइट्रोजन एटम कौन से अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपको तीन टाइप के डायजीन ऑब्टेन होते हैं। और तीनों के नाम अलग होते हैं, तीनों के कॉमन नेम्स अलग होते हैं, और तीनों की सिंथेसिस, तीनों की रिएक्शंस भी अलग होती है। और हम ये सारी चीजें आज के लेक्चर पे कवर करने वाले। क्लियर हुआ ना। तो बेसिक आप समझे, हम लोग बताने वाले क्या है। अब देखो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली दिखाती हूँ। देखो पहला, ये तो आपके कॉपी पेस्ट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये जो बनाया है वो आप यहाँ पे देखो। तो पहले इसी को समझा देती हूँ। देखो ये आपके डायजीन के स्ट्रक्चर है। पहला जो डायजीन है इसे आप बोलते हैं पेरिडाजिन। ओके। ये भी आपका एक टाइप का डायजीन है, देखो इसके पीछे भी डायजीन आ रहा है, ये भी एक टाइप का डायजीन। और कैसे आप इसे डायजीन बोलेंगे, बिकॉज आपको पता है आपके पास एक 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है जिसमें आपके पास दो एजा ग्रुप लगे हैं, यानी कि दो नाइट्रोजन लगे हैं, तो आप बोलोगे कि ये एक टाइप का डायजीन है। बट यहाँ पे जो आपके दो नाइट्रोजन एटम है वो कौन सी पोजिशन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपको इसका नाम पर्टिकुलर लेना होगा कि आप इसे बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डायजीन का क्या है,
पेरिडाजिन, इसे आप बोलते हैं पेरिडाजिन, या फिर आप बोल सकते हो 1,2 डायजिन। ये डायजिन में क्या है, 1,2 डायजिन, यानी कि यहाँ पे जो दो एजा लगे हुए, दो जो नाइट्रोजन एटम लगे हुए, वो कौन सी पोजीशन में लगे हैं, पहली और दूसरी पोजीशन में लगे हैं, जिस वजह से हमने इसे क्या बोला, 1,2 डायजिन। क्लियर हुआ। अब क्या हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, पहली पोजीशन ये, तीसरी पोजीशन ये, तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो हमने अगर 1,3 डायजिन बनाया, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, 1,3 डायजिन बनाया, तो इसे बोलते हैं आप पेरिमिडिन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरिमिडिन हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, पैरिमिडिन। तो ये बन जाएगा आपका पैरिमिडिन। तो पहला हुआ आपका पेरिडाजिन, दूसरा हुआ आपका पैरिमिडिन। इतनी चीज क्लियर आई। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आप जो अपने एजा ग्रुप है, अगर आप जो अपने नाइट्रोजन एटम है उनको पहली और फोर्थ पोजीशन में जोड़ते हैं, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा उसे आप बोलोगे 1,4 डायजिन। डायजिन से ही क्या बना, 1,4 डायजिन, और इसे आप बोलते हैं पैराजिन। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहला बना पैरिडिजिन, पहला बना आपका पैरिडिजिन, दूसरा बना आपका पैरामिडिन, तीसरा बना आपका पैराजिन। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपके किसके होते हैं, डायजिन के होते हैं। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर्स आए कहाँ थे उसे भी समझते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये आपके कॉमन नेम्स हैं, आपके ये तीन कॉमन नेम्स आ गए जो हमने ऊपर पढ़ा, 1,2 1,3 एंड 1,4 वाले। ओके, अब ये बने कैसे, तो इसको बनाना भी कैसे होगा, देखो ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आप बताएंगे कि आपके पास एक बेंजीन रिंग थी। बेंजीन रिंग क्यों है, क्योंकि हमको एक 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग लेनी है। तो यहीं से हम लोग क्या कराएंगे, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएंगे। ओके, तो हमने क्या ली, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग ली, विच इज बेंजीन रिंग। ओके, अब ये बोल रहा है अगर इस बेंजीन रिंग में हम लोग क्या करें, रिप्लेसमेंट ऑफ अ CH बाय ये 2 नाइट्रोजन एटम। ये बोल रहा है इसमें आप क्या करो, यहाँ पे जो आपके CH है, ठीक है, इनको रिप्लेस कर दो किससे, नाइट्रोजन से। यहाँ पे भी आपका कार्बन हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी आपका कार्बन हाइड्रोजन होगा। उन कार्बन एंड हाइड्रोजन को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन एटम से। तो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के बदले नाइट्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के बदले क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन आएंगे। तो आपको ये स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो अगर आपने पहली और दूसरी पोजीशन में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन थे, इनको आपने रिप्लेस करके किस क्या ऐड कर दिया, दो नाइट्रोजन ऐड कर दिए, तो आपको 1,2 डायजीन बेंजीन आपको ऑब्टेन होगा। तो इसका देखो तीसरा नाम भी आपका क्या बना, 1,2। आपने 1,2 बोला, उसके बाद आपने बोला डाई एजा, यानी कि दो एजा ग्रुप है, डाई एजा बोला, और ये पूरा स्केलेटन किसका है, बेंजीन का है, तो आपने बोला बेंजीन। क्लियर हुआ। और एक और नाम इसे आप बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो ऑर्थो डाई एजा बेंजीन, यानी कि आप इसे ऑर्थो डाई एजा बेंजीन भी बोल सकते हो, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि दो एजा तो आपके कंपाउंड में है, और उन दो एजा की पोजीशन क्या है, अगर आप इसे मेन पोजीशन कंसीडर करते हैं, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन में दूसरा एजा लगा हुआ है, और स्केलेटन किसका है, बेंजीन का है। क्लियर हो रहा ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ। देखो हमने क्या है, पहले बेसिक स्केलेटन पढ़ा कि डायएजा होता कैसा है। ठीक है, ये डायजीन आपका होता कैसा है, मैंने बताया आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, यानी कि आपके पास कोई 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है, उसमें अगर दो नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा डायएजीन। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये तीन फॉर्म में रह सकता है, 1,2 1,3 1,4 में रह सकता है, जिसके बेसिस पे इसके तीन कॉमन नेम अराइज हो जाते हैं। अब कॉमन नेम तो हमने पढ़ा, बट ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो कि हमारा एक आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका नेमिंग करते हुए देखें कि ये आपका बना कैसा है, ये जो आपके डायजीन ऑब्टेन हुए ये आए कहाँ से है, तो उसके बेसिस पे हमने बोला कि अगर आप अपने CH ग्रुप को, दो CH को रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजन से, दो नाइट्रोजन से, बिकॉज डाईएजे की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राई के करते तो तीन CH ग्रुप को हम रिप्लेस करते तीन नाइट्रोजन से। ठीक है, वही चीज है सिंपल सी। तो हमको क्या मिलेंगे, ये स्पीसीज मिलेगी। तो ये कैसे बनी, देखो तीनों स्पीसीज कैसे बन रही है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ CH बाय 2 नाइट्रोजन एटम। हमने दो CH को रिप्लेस किया किससे, दो नाइट्रोजन एटम से। अब रिप्लेसमेंट मैंने अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के CH से किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1,2 डाई एजा, यानी कि पहली और दूसरी पोजीशन में दो एजा ग्रुप जुड़े, और स्केलेटन किसका है, बेंजीन का, तो मैं बोलूंगी 1,2 डाई एजा बेंजीन। क्लियर। या फिर आप इसे ऑर्थो वाले फॉर्म में भी बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो ऑर्थो डाई एजा बेंजीन। क्यों, ऑर्थो के मतलब 1,2 के बजाय आपने ऑर्थो का यूज किया, क्यों, ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास स्केलेटन है बेंजीन का, जिसमें दो एजा ग्रुप लगे हैं, लेकिन दो एजा ग्रुप कैसे हैं, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में।
क्लियर हुआ, एक दूसरे के ये ऑर्थो पोजिशन में है। अब दूसरा स्केलेटन क्या बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये बोल रहा है अगर आपने सीएच ग्रुप जो है वो रिप्लेस किया पहली और तीसरी पोजीशन से, यहां से भी तो पॉसिबल है, देखो पॉसिबल जितनी पोजीशन है उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर्स हैं। अगर पहली और तीसरी पोजीशन से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, पहली और तीसरी पोजीशन से करोगे तो आपको यहाँ पहली और तीसरी पोजीशन की सीएच ग्रुप हटके नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे और आपको क्या मिलेगा 1,3 डाइएजा बेंजीन, यानी कि स्केलेटन बेंजीन का है जिसमें 2 एजा लगे हुए हैं और पोजीशन उनकी क्या है, पहली और तीसरी है। और अगर आप इसे मेटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इसे मेटा डाइएजा बेंजीन, यानी कि स्केलेटन बेंजीन का है और उसमें 2 एजा ग्रुप लगे हैं और उनकी पोजीशन क्या है। अब आप 1,3 के बजाय बोल रहे हो कि वो एक दूसरे की कौन सी पोजीशन में है, मेटा पोजीशन में है। क्लियर हुआ। अब तीसरा स्केलेटन कैसे बना, तीसरे में ये बोल रहा है कि देखो तीसरी पोजीशन के बजाय हम चौथे में से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। ये बोल रहा है अगर रिप्लेसमेंट पहली और चौथी पोजीशन में होगा तो आपके नाइट्रोजन भी कहाँ जुड़ेंगे, इन दोनों पोजीशन में जुड़ेंगे, यानी कि पहली और चौथी पोजीशन में जुड़ेंगे। तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे, 1,4 डाइएजा बेंजीन, या फिर आप इसे पैरा के फॉर्म में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि स्केलेटन बेंजीन का है, 2 एजा ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे की कौन सी पोजीशन में है, पैरा, तो आप इसे बोल सकते हो पैरा डाइएजा बेंजीन, यानी कि आपने ये जो है इसको रिप्लेस कर दिया पैरा से, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। बिल्कुल क्लियर आया होगा, समझ में आया ना, बहुत आसान सा है, इतना तो समझ ही सकते हैं। बाकी देखो अब हम इस पोजीशन से बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये जो फिफ्थ पोजीशन है ये किसके सिमिलर है, 3 के पोजीशन के सिमिलर है। जो सिक्स पोजीशन है वो किसके सिमिलर है, सेकंड के सिमिलर है। तो यहाँ लगे या फिर यहाँ लगे बात सेम ही है, यहाँ लगाओगे अभी भी वे एक दूसरे की कौन सी पोजीशन में है, एक दूसरे की मेटा पोजीशन में है। यहाँ लगाओगे अभी भी वो एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में। क्लियर हुआ। तो हमको सिर्फ क्या ये 3 स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं अगर हम लोग क्या करें अपने डाइएजा का को क्या करें, अरेंज करें, डाइएजा को डिफरेंट पोजीशन में अरेंज करें 6 मेंबर रिंग के, तो हमको ये 3 स्केलेटन ऑब्टेन होते हैं जिनके मैंने जो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर्स के थ्रू जो आपकी नेमिंग है वो भी डिस्कस करा दी, कॉमन नेमिंग भी डिस्कस करा दी और स्ट्रक्चर्स भी क्लियर करा दी। इतनी चीज क्लियर आई। अब इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कराते हैं देन आगे बढ़ करेंगे। तो देखिए ना पहला पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायजीन आर द 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग अ 2 नाइट्रोजन ग्रुप एटम। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं कि डायजीन्स होते क्या है तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डायजीन्स क्या है, आपके एक टाइप के 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग आपके पास है और उस 6 मेंबर्ड रिंग में अगर आपके 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो जाते हैं और वो रिंग आपकी अनसैचुरेटेड है तो वो जो कंपाउंड आपको रिजल्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन होगा उसी को आप बोलते हैं डायजीन। क्लियर। सेकेंडली क्या बोल रहा है, अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये बोल रहा है दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H4N2। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कार्बन का काउंट 4 रहेगा, नाइट्रोजन का काउंट भी 4 रहेगा और सॉरी हाइड्रोजन का काउंट भी 4 रहेगा और नाइट्रोजन कितने होंगे 2, क्योंकि देखो कार्बन होने तो 6 चाहिए थे लेकिन हमने उन दोनों को जो 2 कार्बन एटम यहाँ पे बचे हुए 4 ही बच गए ना, 2 तो हमने निकाल दिए, किससे निकाल दिए, नाइट्रोजन से। हमने उन 2 कार्बन एटम को बाहर निकाला और कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी बाहर निकाला 2 और उनको किससे रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन से। उनकी बजाय कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। क्लियर हुआ ये तो। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है each contain a benzene ring in which two of the CH fragment have been replaced by a isoleucine nitrogen atom। okay? तो ये क्या बोल रहा है कि आपको इसका स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, हमने उस बेंजीन रिंग से 2 कार्बन हाइड्रोजन फ्रेगमेंट को निकाला और उसे किससे रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया, जो कि मैंने आपको नीचे ही बताया था। ओके, इतनी चीज आई। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये बोल रहा है डायजीन आर द वन ऑफ द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा कंपाउंड है डायजीन, ये क्या है, एक टाइप का एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। जो 4 कंडीशंस हम लोग डिस्कस करते हैं वो चारों कंडीशंस आपका क्या है, ये जो डायजीन है, ये तीनों फॉर्म में जो डायजीन है ये तीनों फॉलो करता है, जिस वजह से डायजीन आपका एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, और इसके क्या है, 3 आइसोमर, 3 स्ट्रक्चर आइसोमर है, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सेम है या लेकिन क्या है स्ट्रक्चर वाइज ये क्या है, अलग है एक दूसरे से, जिस वजह से हम बोलते हैं कि आपका जो डायजीन है ये क्या है, अपने 3 स्ट्रक्चर्स आइसोमर बनाता है। और वो 3 स्ट्रक्चर आइसोमर क्या है, मैंने आपके साथ डिस्कशन में ले लिए, इतनी चीज को तो कर लेंगे। अब देखो ना इसके बाद ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट में जैसे ये लिखा हुआ है कि डायजीन होता क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द 3 डायजीन, जो आपके 3 डायजीन है ये आपके क्या होते हैं, एक टाइप के स्टेबल होते हैं,
कलरलेस कंपाउंड होते हैं और ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि जनरल इनकी आप प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो, वरना इनको पढ़ने की ज्यादा कोई नीड नहीं है। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं खुद से। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में पूछा भी नहीं गया है। इंट्रोडक्शन मेरे को बताना था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंट्रोडक्शन के बिना तो आप तो सिंथेसिस रिएक्शन समझ ही नहीं पाते। तो इंट्रोडक्शन आप समझ गए हैं, ये प्रॉपर्टीज आप खुद से डिस्कस कर लीजिएगा। मैं आपको लेके चलती हूँ सिंथेसिस एंड रिएक्शंस पे। ओके, स्टार्ट करें। तो देखिए अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइजिन, यानी कि डाइजिन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखो ना, पहले तो आपकी कॉमन स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है देयर आर मैनी वेज टू सिंथेसाइज डाइजिन बट सम ऑफ द मेथड आर एज फॉलोज, यानी कि हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड है जिससे हम लोग डाइजिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेथड यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो कौन से मेथड है, तो देखिए मैंने यहाँ बहुत आसान आसान से मेथड लिखे हुए हैं, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहला मेथड है आपका बाय कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन। ये बोल रहा है कि कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन अगर आप कराएंगे तो भी आप यहाँ पर को क्या करा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी कि डायजिन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। और डायजिन भी कौन सा, आपको पता है 1,2 डायजिन होता है, 1,3 होता है और 1,4 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डायजिन होगा वो आपका 1,4 टाइप का डायजिन होगा, जिसे आप बोलते हैं पायरेजिन डेरिवेटिव, या फिर आप बोल सकते हो पायरेजिन ही ऑब्टेन नहीं हो रहा, पायरेजिन का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। ओके, अब पहले बात करते हैं कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन से भाई कैसे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी तो समझना होगा। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखो ना, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। मतलब आपके पास एक ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, सपोज फंक्शनल ग्रुप ए एंड फंक्शनल ग्रुप बी, दो फंक्शनल ग्रुप आपके एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसा रिएजेंट यूज किया जिसकी वजह से क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, मतलब कि एक ही फंक्शनल ग्रुप ने अपनी रिएक्शन दिखाई, दूसरा क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, यानी कि दूसरे में कोई भी चेंज आपका नहीं आया। तो ऐसी रिएक्शन को बोलता है कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन, यानी कि सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप में आपने क्या किया, सेलेक्टिवली रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, जबकि वहां दूसरे की भी प्रेजेंस थी, दूसरा भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन इसकी प्रेजेंस होने के बावजूद भी एक ही फंक्शनल ग्रुप को आपने जब सेलेक्टिवली रिड्यूस किया, दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसी को बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन। क्लियर हुआ। अब हम कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन किस में करने वाले हैं, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में करने वाले हैं, उसको हम समझेंगे थ्योरी में। ओके, तो देखो थ्योरी क्या बोल रही है, ये बोल रही है फ्रॉम अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो एंड अजाइड कीटोन। तो ये बोल रहा है आप एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे जो कि कीटोनिक होगा, और कीटोनिक के साथ आपका कौन सा ग्रुप लगा होगा, अल्फा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो या फिर अजाइड, आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ले सकते हैं। ये देखो, ये आपका अल्फा नाइट्रोसो वाला बन गया, ये आपका नाइट्रो वाला बन गया, और ये आपका अजाइड वाला N2 मतलब अजाइड वाला ग्रुप बन गया, और ये आपके कीटोनिक प्रोडक्ट है क्योंकि इनमें एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, कीटो। ओके, इसमें आपने क्या कराना है, तो ये बोल रहा है फ्रॉम अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो अजाइड कीटोन बाय कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन। आप इसमें क्या कराएंगे, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इन तीनों में से कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, इनमें आप क्या करा, बोल रहा है कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन, यानी कि सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। आप अगर आप यहाँ देखेंगे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, इसमें कीटो भी है, नाइट्रोसो है, तो दोनों ही आपके फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही आपकी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन कराएंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। सेम चीज नीचे है, कीटो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा लेकिन नाइट्रो ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाएगा। सेम नीचे है, कीटो ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा लेकिन अजाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो हमने क्या कराना है इसमें, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, ZnCH3COH की प्रेजेंस में। और जैसे आप इसमें क्या बोल रहा है, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन कराएंगे और जो आपको स्पीसीज ऑब्टेन होगी उसमें फिर आप क्या कराएंगे, स्पॉन्टेनियस डाइमराइजेशन, यानी कि उसका आप क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। और जैसे ही उसका डाइमर ऑब्टेन हो जाएगा, उस डाइमर में आप क्या कराएंगे, सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि उसके बाद आप उसमें क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि पैराजिन डेरिवेटिव ऑब्टेन हो जाएगा। ये देखो पैराजिन नहीं है, ये पैराजिन डेरिवेटिव है, बिकॉज इसमें यहाँ पर को क्या लगे हुए हैं, आर ग्रुप लगे, और आर ग्रुप आपके कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पैराजिन का स्केलेटन तो बना, बट इसमें और ग्रुप होने की वजह से ये पैराजिन
पायरिजिन का डेरिवेटिव बन गया। क्लियर हुआ ना? तो होप थ्योरी आपको समझ में आई होगी कि हम इनमें से कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रो और अजाइड कीटोन में से कुछ भी ले सकते हैं। इनमें कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्या एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। इस नए प्रोडक्ट में हम लोग डाइमराइजेशन कराएंगे तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, डाइमर मिलेगा। उस डाइमर में अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको पायरिजिन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो बहुत आसान है, सुनिएगा क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन में। देखो, इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए, बट आपने यहाँ कराना क्या है, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन, यानी कि ये कीटो जो है वो तो आपका एज इट इज रहेगा, ये तो आपका प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ये रिड्यूस हो गया। तो आपको पता है चाहे आपका अजाइड हो, चाहे आपका नाइट्रो हो, चाहे आपका नाइट्रोसो हो, ये सब किस में रिड्यूस होते हैं, NH2 में रिड्यूस होते हैं। तो हम बोलेंगे हमने कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन कराया, कीटो आपका एज इट इज रहा। अगर देखो इसमें अगर आप रिडक्शन कराते तो ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये ग्रुप क्या हो गया, आपका प्रोटेक्ट हो गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बट आपका NO ग्रुप, NO2 ग्रुप और आपका N2 ग्रुप आपका रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, आपके NH2 में रिड्यूस हो गए। क्लियर हुआ? हमने यहाँ क्या करा है, कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन। अब बोल रहा है इसका डाइमर बना लो, यानी कि इसमें डाइमराइजेशन करा दो। और डाइमर बनाना मतलब इसी की आप 2 यूनिट लेते हैं और आपस में उनको जोड़ देते हैं। तो ये बोल रहा है जब आप डाइमराइजेशन कराएंगे तो वाटर का एलिमिनेशन भी होगा। कैसे होगा देखो ना, हमने क्या, देखो जैसे यहाँ पे भी एक यूनिट मैं आपको बना के दिखाती हूँ, 1 मिनट। जैसे इसकी हमने एक और यूनिट यहाँ पे ली, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डबल बॉन्ड कीटो वाली यूनिट ऊपर ले ली, मतलब इसी को उल्टा कर दिया, NH2 को हमने नीचे ले लिया, यहाँ पे आपके R और यहाँ पे आपके R। तो देखो सिंपली हुआ क्या है, सिंपली हमने ये किया है, यहाँ से H2 को निकाला है और यहाँ से ऑक्सीजन को निकाला है। ठीक है, तो बन गया H2O, एक यूनिट निकली। सेम चीज यहाँ से हमने H2 निकाला, यहाँ से O निकाला, तो अगेन क्या हो गया, वाटर का एलिमिनेशन हो गया। तो 2 यूनिट हमारी वाटर की एलिमिनेट हुई, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है। ये जो आपका देखो, इसे अगर R1 इसे R2 कहूं और इसे R3 इसे R4 कहूं, तो होगा क्या, ये R1 जो है इसके एडजेसेंट पोजीशन में नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन अब किससे जुड़ गया है, इस वाले कार्बन से। देखो डबल बॉन्ड में इस कार्बन से जुड़ गया जिसके पास R3 है। तो नाइट्रोजन क्या है, किसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जिसके साथ R3 है। इसके नेक्स्ट में आपके पास R4 है, उसके नेक्स्ट में आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन निकाले थे तो एक क्या बचा है, नाइट्रोजन। और ये वाला ग्रुप किससे जुड़ गया है, अब इस कार्बन से जिसके पास R2 है। तो ये R1 R3 R4, तो ये बना R2 और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो आपने जिस डाइमराइजेशन करना है और 2 यूनिट आपकी वाटर की एलिमिनेट होगी और आपको ये स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है, यानी कि डाइमर आपका बन जाएगा। अब देखो, अब आपने इसमें क्या कराना है, अगले स्टेप में सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि उसके बाद तुरंत आपने ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन में आप क्यों करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्यों करा रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक अनसेचुरेशन आ जाए। आपको जैसे पता है ना, रिडक्शन हम क्यों कराते हैं, रिडक्शन हम कराते हैं सैचुरेशन के लिए। ये चीज मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी स्पीसीज में सैचुरेशन लाना चाहते हैं, उसे सैचुरेट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या उसमें कराते हैं, रिडक्शन। ओके, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी भी स्पीसीज में अनसैचुरेशन, यानी कि किसी भी स्पीसीज में आप डबल बॉन्ड लाना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। इतनी चीज क्लियर आई? तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया और इसमें अनसैचुरेशन लाई, यानी कि एक डबल बॉन्ड का एडिशन हमने किया। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए, डबल बॉन्ड हो गए, 2 से 3 डबल बॉन्ड हमारे बन गए। तो ये जो स्पीसीज आप सभी को पता है, ये स्पीसीज आपकी क्या है, पायरेजिन डेरिवेटिव है। इसे पायरेजिन नहीं बोलेंगे, इसे पायरेजिन डेरिवेटिव बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके R ग्रुप भी तो प्रेजेंट है। R ग्रुप में कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये हमारे डेरिवेटिव बन गया। क्लियर? और ये हमारा क्या है, 1,4 डेरिवेटिव है। ठीक है, 1,4 प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? तो ये पहला मेथड है जिसे आप बोलते हो कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन। बाय कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन किसमें हमने किया, नाइट्रो, अजाइड या फिर नाइट्रोजो कीटोन में अगर आप कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन करेंगे तो भी आपको आपका प्रोडक्ट, यानी कि पायरिजिन डेरिवेटिव, जिसे आप डायजिन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है आपका फ्रॉम कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अ अल्फा डाइकीटोन विद अ 1,2-diamino alkene followed by the oxidation in the presence of CuCrO4 at a 3000 degree Celsius led to the formation of a pyrazine derivative। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको पायरिजिन डेरिवेटिव बनाना है तो एक और मेथड आपके पास है। इसमें आप क्या करो, कंडेंसेशन रिएक्शन आपने करानी है किसके बीच में, अल्फा डाइकीटोन। ये बोल रहा है आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा डाइकीटोन होना चाहिए। तो देखो ये आपके क्या है, अल्फा डाइकीटोन, 2 कीटो ग्रुप दिख रहे हैं, तो ये अल्फा डाइकीटोन आपके पास है। इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, 1,2-diamino alkene। तो ये आपका क्या है, डाइअमीनो
यानी कि 2 अमीनो ग्रुप है और ये आपकी क्या है, अल्कीन है। तो ये बोल रहा है 1,2 डाई अमीनो अल्कीन के साथ अगर आप इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन कराने के बाद आपको इसमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। देन आप क्या कराएंगे, इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो और किसकी प्रेजेंस में, CuCrO4 की प्रेजेंस में एट 3000 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि पैराजिन ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये भी बहुत आसान है, कैसे कराएंगे, देखो वही चीज है जैसे हमने इससे पहली वाली रिएक्शन में कराया, वही चीज हमने यहाँ से किया। हम क्या कराएंगे, इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर का एलिमिनेशन कराएंगे और 2 नए बॉन्ड बना देंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्योंकि हमने क्या करानी है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। तो मैं आपको पहले से बोलती हूँ, आपको क्या बनाना है उसे देखो। आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, तो कैसे बनेगी, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो बनेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से H2 लिया, यहाँ से ऑक्सीजन बनाया, तो हमने वाटर बाहर निकाला। तो ये दोनों अगर ये ग्रुप अगर आपके यहाँ से निकलते हैं तो होता क्या है, ये जुड़ जाएंगे। देखो ये ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। क्लियर, ये देखो ऐसा, और यहाँ पे आपका R2 जुड़ जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वही यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, यहाँ से H2 निकाला, तो यहाँ से ऑक्सीजन गया और यहाँ से H2 गया, तो होगा क्या, यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन, और इसके साथ ये जुड़ गया और इसके साथ क्या है, R1। क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया, कंडेंसेशन रिएक्शन कराई, जिसमें हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया और हमको ये स्पीसीज मिली ना, बिल्कुल सेम है। क्लियर। अब इसमें क्या कराना है, दोबारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों कराया भाई, वही चीज है ना, 2 डबल बॉन्ड है, हमें कितने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अनसैचुरेशन आएगा। तो ऑक्सीडेशन कराने की वजह से अनसैचुरेशन आया और एक डबल बॉन्ड का एडिशन हो गया और हमको हमारा प्रोडक्ट क्या है, पैराजिन डेरिवेटिव ऑब्टेन हुआ। तो मैंने पहले ही बोला था, बहुत आसान सी आपकी सिंथेसिस की रिएक्शन है, जो कि दोनों बहुत आसान है, बिल्कुल हूबहू सेम काम करना है। बट आपने अपने कंपाउंड किसका आपने कंडेंसेशन करना है, वो चीज आप जस्ट याद रखिएगा। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सिंथेसिस आपकी क्या है, तो देखिए अब आपका थर्ड मेथड क्या है, ये भी आपका काफी आसान है, जिसे आप बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर डीअमीनोसाइक्लाइजेशन ऑफ अ इथाइलिन डाइअमीन फॉलोड बाय अ डीहाइड्रोजनेशन ओवर अ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट गिव अ पैराजिन। तो ये बोल रहे देखो, आपके पैराजिन को सिंथेसाइज करने का एक और मेथड है। इस पे आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इथाइलिन डाइअमीन। देखो ये है आपका इथाइलिन डाइअमीन। इसमें आपका क्या करो, बोल रहा है पहले आप इसका डाइमराइजेशन करो। जैसे आप इसका डाइमराइजेशन करोगे, डाइमराइजेशन तो सबको पता है, यानी कि इसी इथाइलिन डाइअमीन की दो रिंग हम लोग लेंगे, यानी कि इसी का हम लोग 2 यूनिट लेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो कंडेंस कर देंगे। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर डीअमीनोसाइक्लाइजेशन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डी अमीनो। पहले डी अमीनो का मतलब समझो। डी अमीनो मतलब, डी मतलब होता है रिमूवल, अमीनो मतलब अमीनो ग्रुप, यानी कि जैसे आप ये चीज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो अमीनो ग्रुप है वो एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं डी हो रहा है। डी मतलब होता है रिमूव हो रहा है। ओके। और इस अमीनो ग्रुप के रिमूवल के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन, यानी कि ये दोनों यूनिट आपकी जुड़ के, ये जो दो हम लोग इसके यूनिट ले रहे थे, वो दोनों यूनिट आपस में जुड़ के क्या कराएंगे, एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, जिसे आप बोलते हैं पेप्राजिन। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो हमने क्या बोला, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, जिसे बोला है इथाइलिन डाइअमीन, इसकी 2 यूनिट हमने ली और उसमें आपस में क्या कराया, कंडेंसेशन, यानी कि उनको आपस में रिएक्ट कराया। जैसे आपने यहाँ पर रिएक्शन कराई तो आपको क्या देखने को मिला, डी अमीनो, यानी कि आपका अमीनो ग्रुप, 2 अमीनो की यूनिट आपकी बाहर निकल गई। और आपकी जो देखो, ये हमने लिया था, दूसरी यूनिट आपकी ऐसी है, इसके ऊपर भी NH2 लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आपका NH2 लगा हुआ है। तो हमने क्या बोला, पहले यहाँ पे डी अमीनो हुआ, यानी कि 2 अमीनो ग्रुप निकल गया, एक ये वाला निकला सपोज, एक ये वाला अमीनो ग्रुप निकला। तो 2 अमीनो ग्रुप बाहर निकलने की वजह से क्या हुआ, आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिला, यानी कि बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये ग्रुप आपका बाहर निकला, यहाँ से, सॉरी एक मिनट रुकेगा, ये ग्रुप आपका बाहर निकला। ठीक है, यहां से ये ग्रुप आपका बाहर निकला। तो ये ग्रुप बाहर निकलने की वजह से क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो पोर्शन है वो बाहर निकला। तो ये जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ गया और यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ गया और आपको एक नई साइक्लिक रिंग देखने को मिली। और इस साइक्लिक रिंग को आप क्या बोलते हैं, पेप्राजिन। इतनी चीज तो क्लियर आई ना। अब देखो ये पिप्राजिन में हुआ क्या, अब आप देखेंगे ये जो पिप्राजिन है ये आपके पायरोजिन के थोड़े से सिमिलर है। सिमिलरिटी कहाँ है, इनके स्केलेटन पे, और डिफरेंस कहाँ है, इनके सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पे। आप देखेंगे ये जो आपका पेप्राजिन है ये आपका फुल्ली सैचुरेटेड है और पायराजिन क्या है, आपका अनसैचुरेटेड। तो अब नेक्स्ट काम क्या है, आपको आपका प्रोडक्ट अगर चाहिए तो अब आपने क्या करना है,
यहाँ पे अनसैचुरेशन लाना है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड लाने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप सैचुरेशन लाना चाहते हैं तो आप क्या कराते हैं, सैचुरेशन कैसे आता है, जब आप रिडक्शन कराते हैं, ओके। और अनसैचुरेशन कैसे आता है, जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं। इतनी चीज तो आपको पहले से पता थी, इससे पहले एग्जाम्पल पे भी हमने ये चीज कराया। तो हमको यहाँ पे क्या लाना है, अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड लाना है, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, ओके। और इसने यहाँ ऑक्सीडेशन को क्या बोला है, ऑक्सीडेशन ना बोल के इसने बोला है कि अब हम क्या कराएंगे, फॉलोड बाय डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, डीहाइड्रोजनेशन। अब डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, देखो डी मतलब अगेन क्या हो गया, रिमूवल। हाइड्रोजनेशन मतलब H2 मॉलिक्यूल की ये बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है, H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करने का मतलब क्या है, देखो होता ही है, आपने ये चीज मैंने रिडक्शन वाले पोर्शन पे भी आपको पढ़ाई थी कि जब हमको सैचुरेशन लाना होता है तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन करना मतलब क्या हो जाता है, हाइड्रोजनेशन करना। हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल को ऐड करना। इतनी चीज क्लियर आई। और इसी का उल्टा हमने क्या बोला कि अगर आपने अनसैचुरेशन करना होता है तो आप करते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन। ऊपर क्या था, हाइड्रोजनेशन, नीचे क्या हो जाएगा आपका, डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ H2। क्लियर हुआ। तो रिडक्शन करना मतलब हो जाता है आपका हाइड्रोजनेशन करना। ऑक्सीडेशन करना मतलब होता है डीहाइड्रोजनेशन करना, जैसे रिडक्शन में आप H2 को ऐड करते हैं, सिमिलरली ऑक्सीडेशन में आप H2 को रिमूव करते हैं। तो आपको जितने डबल बॉन्ड चाहिए उतने ही आप H2 मॉलिक्यूल निकालेंगे। जैसे आप रिडक्शन में करते हैं, जितने आप डबल बॉन्ड को सैचुरेट करना चाहते हैं उतने ही आप H2 को ऐड करते हैं। सेम वे में यहाँ आप क्या करेंगे, जितने डबल बॉन्ड आप लगाना चाहते हैं उतने ही आप H2 को निकालेंगे। तो अगर आप 1 मोल H2 निकाले, देखो मैंने सिर्फ 1 मोल H2 अगर निकाला है तो मेरा एक डबल बॉन्ड आएगा। तो आप देखो आपने सिर्फ एक डबल बॉन्ड लगाया, और एक डबल बॉन्ड बन लगाने के बाद जो ये स्पीसीज बनी इसे आप बोलते हैं टेट्राहाइड्रोपायरेजिन, ओके। तो ये आपका क्या है, टेट्राहाइड्रोपायरेजिन है। इसमें अगर आप अगेन एक और मोल H2 को निकालेंगे तो एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, ये कहीं भी आप लगाइए, सपोज हमने जैसे यहीं से चलते हैं, हमने कहाँ लगाया, यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड लगाया। तो ये अब क्या बना, डाईहाइड्रोपायरेजिन, यानी कि पायरेजिन ही है लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4, 1 2 3 4। तो ये टेट्राहाइड्रोपायरेजिन था, ये डाईहाइड्रोपायरेजिन है। अगर अगेन हम लोग 1 मोल ऑफ H2 को और रिमूव कर दे तो हमें एक और डबल बॉन्ड मिल जाएगा, यानी कि अब हमारे पास कोई भी हाइड्रो नहीं बचा। अब ये स्पीसीज क्या हो गया, पायरेजिन। क्लियर है ना, समझना। तो हमने क्या करना है, H2 को, जितने H2 हम यहाँ से निकालेंगे उतना ही हमारे डबल बॉन्ड आएंगे। और आप चाहते तो यहाँ पे आप सीधे 3 मोल H2 को रिमूव अगर आप कर देते, तो 3 मोल H2 को रिमूव करने की वजह से देखो 3 मोल ऑफ H2 अगर आप डायरेक्टली रिमूव कर देते तो आपको डायरेक्टली आपका पायरेजिन मिल जाता, बिकॉज 3 मोल H2 यानी कि आपने 6 हाइड्रोजन को निकाला, और वो 6 हाइड्रोजन कहाँ से निकले, यहाँ से निकले, 1 2 3 4। ठीक है, कहां से निकले, यहां से निकले। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये आपकी क्या है, थर्ड सिंथेसिस। होप आपको ये भी क्लियर आई होगी। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी सिंथेसिस पे। अब बात कर लेते हैं हमारी रिएक्शंस पे, यानी कि आपका जो डाइअजीन है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, ओके। तो देखिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजीन, यानी कि जो डायजीन है वो कैसी केमिकल रिएक्शन शो करता है, ओके। तो देखिए आज थोड़ा सा हाथ काम नहीं कर रहा बिकॉज बहुत ठंडा हो रहा है और बिल्कुल हाथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो देखो ना, केमिकल रिएक्शन में आपको क्या बोला गया है, तो पहली केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बोला आपके डायजीन में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देखी जाती है। कैसे देखी जाती है उसके लिए पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ रिंग नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन undergoes the electrophilic addition reaction with the electrophile only at a one nitrogen atom, okay। तो ये बोल रहा है कि आपके जो आपका जो डायजीन है, आपको ऑब्वियसली पता है डायजीन में आपके जो एजा ग्रुप है, आपके जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं, 2 हैं। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपको माइंड पर ये चीज रखनी है कि आपके डायजीन में सिर्फ एक ही नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, ओके। लेकिन बात ये है कि जब आप कंडीशन ड्रास्टिक बना देते हैं, जब आप ड्रास्टिक कंडीशन ले लेते हैं रिएक्शन की, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके दोनों नाइट्रोजन एटम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। इतनी चीज क्लियर आई। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पायरेजियम सॉल्ट, ठीक है।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ये बोल रहा है दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पैराजीनियम सॉल्ट। तो ये बोल रहा है जब आप क्या करते हैं अपने डायजेनियम सॉल्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पैराजीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये आपका क्या है, पैराजीनियम सॉल्ट। ओके, अब कैसे रिएक्शन कराएंगे ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। ये आपका डायजीन है, यहाँ भी हमने कौन सा डायजीन लिया है, 1,4 वाला प्रोडक्ट हमने यहाँ लिया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमने पैरा वाला प्रोडक्ट लिया हुआ है। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ ड्रास्टिक कंडीशन नहीं ली है, तो सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ही एडिशन में इन्वॉल्व होंगे। तो होगा क्या, आपको पता है आपके इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ क्या लगे हुए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। और आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पता है नेगेटिव चार्ज। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल किससे अप्रोच करेगा, इस इस नाइट्रोजन एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव स्पीसीज को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज ही तो चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चले जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ चले जाएगा, और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये क्या कर लेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इतना तो समझ सकते हैं कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और नाइट्रोजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करता हूं, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देता हूं, तुमको दे देता हूं। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई, इसकी क्या हो गई, जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इसको तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा पछताएगा। क्यों पछताएगा, बिकॉज नाइट्रोजन एक नेगेटिव स्पीसीज है, इसके ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसकी मर्जी से है, मतलब इसके पास ये पहले से है, आपने इसे नहीं दिए। ये एक नेगेटिव एटम है, इसके पास पहले से क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते थे। तो इसने क्या किया, थोड़ी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल को। अब होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे तो दिया और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर तो लिया, लेकिन नाइट्रोजन को अब फील क्या होगा कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन तो कौन ले गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमको ये स्पीसीज ऑब्टेन होगी जो कि आपका क्या है, पैराजीनियम सॉल्ट है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये पहली रिएक्शन है जो आपका डायजीन शो करता है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी अल्काइलेशन एट अ नाइट्रोजन। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो ये पायरेजिन है, या फिर आप बोल सकते हो आपका जो ये डायजीन्स है, इनमें आपको पता है 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो ये डायजीन है, ये इनमें क्या होता है, अल्काइलेशन भी होता है। अल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, अब कैसे होगा, पहले हम उसको थ्योरी से समझते हैं, देन हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये बोल रहे हैं पायरेजिन यानी कि जो आपका डायजीन है वो रिएक्ट करता है विथ अल्काइल हैलाइड, यानी कि इसकी आप रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, RX, यानी कि अल्काइल ग्रुप, एंड उसके साथ क्या जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है अल्काइल हैलाइड से। तो आपको एक नया सॉल्ट मिलेगा जिसे आप बोलते हैं मोनो क्वाटरनरी सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट आपका अनस्टेबल होता है, और अगर आप इस सॉल्ट को बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, ये अल्काइलेशन की जो प्रोसेस आप यहाँ पे करा रहे हैं, अल्काइलेशन जो रिएक्शन आपने करानी है, ये आप किसके टेम्परेचर में कराएंगे, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। जब आपका टेम्परेचर, रिएक्शन कंडीशन का जो टेम्परेचर है वो बिलो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उस पर्टिकुलर केस में ही आपके डायजीन में, या फिर आप बोल सकते हो आपके पैराजिन में, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने की वजह से अल्काइलेशन होगा, और अल्काइलेशन के बाद आपको मोनो क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ, यानी कि बात इतनी सी है कि आपका जो अल्काइलेशन होगा वो नाइट्रोजन के थ्रू होगा, और कौन से टेम्परेचर पे होगा, जब आप टेम्परेचर बिलो देन 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज किया, आपने अपना पैराजिन लिया है, इसकी रिएक्शन कराएगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप एज अ पॉजिटिव चार्ज आएगा और हैलाइड ग्रुप एज अ नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज RX में R की नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर जाएंगे, X के ऊपर जाएंगे। तो X को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और R का इलेक्ट्रॉन X ले गया, जिस वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो R एज अ पॉजिटिव और X एज अ नेगेटिव आपको रिएक्शन कंडीशन में मिलेंगे। ओके,
अब इनकी रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है, पायरेजिन के साथ करानी है। और टेम्परेचर हमने क्या लिया है, बिलो देन 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमने 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम किया हुआ है। तो हुआ क्या, देखो सिंपल सी बात है, आपको वही चीज आप दोनों में से किसी भी नाइट्रोजन पे बात कर सकते हैं। सपोज मैं नीचे वाले पे बात करूं, तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर अप्रोच कौन करेगा, पॉजिटिव सेंटर, यानी कि आर का आपने यहाँ पे अप्रोच कराना है। तो अप्रोच कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो आर के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिस वजह से इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, चलो मैं अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटा के अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता हूँ, आर को। अगर आर को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो आर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, और आर के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, और नाइट्रोजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाता है, बिकॉज इसके पास जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे, वो इसने किसको दे दिया, आर को। अब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, आर ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप। तो हमने यहाँ पे अल्काइलेशन कराया, एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ आर ग्रुप, तो नाइट्रोजन के साथ आर ग्रुप का तो एडिशन हो गया। लेकिन क्या चेंजेस यहाँ पे आए, चेंजेस ये आए कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अब इसे फील होगा कि यार भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिया, बट अब मुझे उसकी कमी फील हो रही है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा तो चला गया आर के पास। अब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ एक नेगेटिव सेंटर भी तो आपको दिख रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कौन अप्रोच करेगा, एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, विच इज मोनो क्वाटरनरी सॉल्ट। क्लियर हुआ। तो देखो हमने यहाँ सॉल्ट भी बना लिया, और साथ ही साथ अल्काइलेशन भी करा लिया, यानी कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप भी हमने करा लिया। कितना आसान है, कर लेंगे ना। अब थर्ड रिएक्शन आपकी क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी चीची बेबिन रिएक्शन। तो ये बोल रहे चीची बेबिन रिएक्शन जो है, ये भी आपका डायजिन शो करता है। डायजिन में भी अगेन आपने क्या लिया हुआ है, पायरोजिन लिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले थ्योरी सुन लेते हैं। ये बोल रहा है पायरोजिन रिएक्ट विद द NaNH2 इन अ लिक्विड अमोनिया सिमिलर टू अ पैराडिन टू फॉर्म अ 2 अमीनो पायरोजिन। ठीक है। तो ये बोल रहा है पैराडिन के सिमिलर आपका जो पैराजिन है, ये भी आपके क्या करता है, आपके NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और आपको क्या है, आपका एक नया प्रोडक्ट देता है विच इज 2 अमीनो पायराजिन। तो हमको क्या मिला, सेम चीज है, हमारा पायराजिन ही है, बट इसके सेकंड पोजीशन में कौन सा ग्रुप ऐड हो गया है, अमोनिया ग्रुप ऐड हो गया है। तो वही चीज आपको बताइए, ये रिएक्शन जनरली आपका कौन देता है, पैराडिन देता है। तो पैराडिन के सिमिलर आपका पैराजिन भी सेम रिएक्शन दे रहा है। यहाँ आपको वही चीज बोली है, आपने अपना पैराजिन लिया है, इसे रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2, मतलब NaNH2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था, वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर किसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे कौन जुड़ गया है, NH2 ग्रुप, यानी कि अमीनो ग्रुप जुड़ गया हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट क्या मिला, 2 अमीनो पायराजिन। पायराजिन की यूनिट में सेकंड पोजीशन में अमीनो ग्रुप लग गया। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल सी रिएक्शन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो 3 रिएक्शन इनफ रहेगी, 2 सिंथेसिस, 3 रिएक्शन और थोड़ा इंट्रोडक्शन के पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज जरूरी लिखिएगा कि आपने नॉमेनक्लेचर जो आपने करवाया, और साथ ही साथ ये जो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसकी क्या नेमिंग रहेगी और इनके कॉमन नेम्स क्या रहेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने डायजिन्स पे बात की। तो देखो डायजिन के बाद ट्राइजिन, टेट्राजिन वगैरह बचे, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखो रिएक्शन एंड सिंथेसिस ज्यादा मैंने नहीं लिखा है, ज्यादा है बट मैंने नहीं लिखवाई है, बिकॉज इतना आपके लिए इनफ रहेगा, इतना अगर आप एग्जाम में लिखें इतना आपके लिए इनफ है, बिकॉज हर चीज की टाइम लिमिट रहती है। ओके। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक